Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about question number 41 of ICAP question bank और सवाल के सीक्वेंस में हम इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ पर्सन क्या है। टाइप ऑफ पर्सन इज एन इंडिविजुअल और ही इज वर्किंग इन कंपनी, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हेड ऑफ फाइनेंस के तौर पे ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि सैलरी इनकम हमें सवाल में नज़र आएगी। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसमें वो इनकम की कैलकुलेशन भी मांगता है आपसे और टैक्स की कैलकुलेशन भी आपको बनानी है। जो पार्ट बी है उसमें सवाल रिक्वायर ये कर रहा है कि जो एम्प्लॉयर ने रेजिडेंस दी थी अपने एम्प्लॉय को, उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है एम्प्लॉयर के लिए। तो एम्प्लॉयर के लिए उसको प्रॉपर्टी इनकम नहीं माना जाएगा। एक्चुअली सवाल पूछने का मकसद ये है। तो वो प्रॉपर्टी इनकम नहीं बनता है अगर आप एम्प्लॉय को रिहाइश के तौर पे अपना घर देते हैं, तो वो एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगा। तो इसका बी पार्ट का तो सिंपल ये आंसर है। तो हम सवाल का जो मेन फॉर्मेट है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा और इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फीड इन कर लें, नेम, टाइप ऑफ पर्सन, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स ईयर। एक सैलरी की वर्किंग आप बना लेंगे जिसमें तीन कॉलम्स होंगे, ग्रॉस, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। और फिर उसके बाद आप सवाल के डाटा को पढ़ना शुरू करें और एक एक करके इन्फॉर्मेशन फीड करते जाएं। ये जो पहले तीन आइटम्स दिए हुए हैं, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इसमें बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस का रूल हमें पता है कि एक ही अलाउंस है जिसमें एग्जेम्पशन है, एंड दैट इज मेडिकल अलाउंस, जिसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जेम्पशन होती है। नाउ ये जो बेसिक सैलरी के 10% तक एग्जेम्पशन है, ये अगर हम नोट्स को एक दफ़ा रेफर करते जाएं साथ साथ, क्योंकि अगर मेडिकल फैसिलिटी साथ मिल रही हो, सो 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होता है मेडिकल अलाउंस। लेकिन अगर साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटी भी बताई हुई है सवाल में, तो फिर क्या होगा? फिर अगर वो मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो फिर वो मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाती है और मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल रहता है। सो ये इसका इम्प्लीकेशन होता है। सो अब हमें सवाल में ये देखना पड़ेगा कि क्या मेडिकल फैसिलिटी भी दी हुई है या नहीं दी हुई। सो सवाल को आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मेडिकल इंश्योरेंस का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब मेडिकल फैसिलिटी है और जितना एम्प्लॉयर ने प्रीमियम अदा किया है वो एक्चुअली एम्प्लॉयर का खर्चा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 1 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने अदा किया है। और सो मेडिकल फैसिलिटी चूंकि ये इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इट इट क्लियरली सेज दिस कि ये एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसने बताया हुआ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए ये तो टोटली एग्जेम्प्ट होगी और जो आपका मेडिकल अलाउंस है उस वो फिर फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सो इस मेडिकल अलाउंस की जो 10% की एग्जामेशन है ये अवेलेबल नहीं होगी। सो इस इंफॉर्मेशन को फीड इन कर लेते हैं हम अपनी सैलरी की वर्किंग में। सो हमने चूंकि ये मंथली इमोल्यूमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 करके कैलकुलेशन बनानी है और मेडिकल अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल। इसमें हम कोई भी एग्जामेशन जो है वो यहाँ पे नहीं लेंगे, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट अ रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस जो है वो आपको मिला और इसका जो फेयर मार्केट रेंट जो है वो 3 लाख रुपए पर मंथ बताया गया है। ना जो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है जी एम्प्लॉय के लिए। सो एम्प्लॉय के लिए हम उसको अकोमोडेशन को वैल्यू करते हैं और अकोमोडेशन की वैल्यूएशन का जो तरीके का टैक्स लॉ ने बताया है वो ये कि आप कंपेयर करोगे अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। ये या तो हाउस रेंट अलाउंस होता है या फिर फेयर मार्केट रेंट होता है। इसको कंपेयर किया जाता है 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी। अब सवाल में एमटीएस तो नहीं है तो हम बेसिक सैलरी से कंपेयर करेंगे और जो हायर वैल्यू होगी उसको टैक्सेबल इनकम ट्रीट कर लेंगे। सो दिस विल बी द मेथडोलॉजी। सो यहाँ पे अब सवाल के अंदर आप 3 लाख रुपए पर मंथ इन्होंने रेंट बताया है। सो इसको आप पहले इसकी कैलकुलेशन बना लें। एनुअल एनुअल रेंटल वैल्यू विल बी 3 लाख इंटू 12 जो कि 36 लाख बनेगा। 45% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी 43 लाख 20 हज़ार। इनमें से दोनों में से हायर जो है वो 43 लाख 20 हज़ार है एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल सैलरी इनकम। नेक्स्ट, ये अगले जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कन्वेंस फैसिलिटी से मुतल्लिक है। सो एक तो एम्प्लॉयर ने कंपनी मेंटेन्ड कन्वेंस यानी व्हीकल प्रोवाइड किया है और ये जो व्हीकल है ये लीज पर लिया गया है।
किस तारीख को लीज पे लिया ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर साल के दौरान में लिया होगा लीज पे तो फिर जाहिर सी बात है हम उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे टू द पीरियड जितने अरसे के लिए वो लीज पे हमारे टैक्स ईयर में है। तो ये तो हमारे टैक्स ईयर से पहले ही लीज पे लिया गया है। और इसका जो एनुअल रेंटल है 11 लाख रुपए, ये भी हमारे किसी काम की वैल्यू नहीं है। हमारे काम की वैल्यू होती है फेयर मार्केट वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। सो एट द इंसेप्शन ऑफ लीज जो है वो 1 जुलाई इंसेप्शन ऑफ द लीज है। और इसकी जो वैल्यू बताई हुई है वो 40 लाख रुपए उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू बताई हुई है। सो अगर मैं एक दफ़ा नोट्स को रेफर कर लूँ तो वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस हम कैसे करते हैं। सो उसका तरीक़ेकार हमने पढ़ा था कि अगर व्हीकल इज़ लीज्ड बाय द एम्प्लॉयर तो फिर हम 5% या 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट कमेंसमेंट ऑफ लीज, इसको हम सैलरी इनकम में शामिल करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे 40 लाख रुपए से हम अपनी कैलकुलेशन बनाएंगे। आगे इन्होंने यूजेज की ब्रेकअप भी दी हुई है कि 70% ऑफ द कार इज़ यूज फॉर ऑफिस पर्पजेज और 30% फॉर पर्सनल यूज़। इस परसेंटेज से सिर्फ ये पता चल रहा है यहाँ पे कि ये ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़ दोनों के लिए है। तो इसका मतलब 5% ऑफ दिस 40 लाख विल बी यूज्ड। दूसरा इंफॉर्मेशन इज अबाउट द फ्यूल। अगर फ्यूल एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे तो फिर उसमें आपको देखना होता है कि कितना परसेंट वो पर्सनल यूज़ के लिए है। सो 30% ऑफ इट इज़ फॉर फॉर पर्सनल यूजेज। तो इसका मतलब 250 लीटर, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 180 रुपये पर लीटर प्राइस है। और ये जो 250 लीटर है ये मंथली उसको मिल रहा है। तो इसका मतलब 250 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल का फ्यूल बनेगा। और फिर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी रुपी वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसको 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी कि फ्यूल जितना पर्सनल यूज़ के लिए उसने इस्तेमाल किया। तो ये भी सैलरी इनकम का पार्ट होगा। जो कन्वेंस आपको प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर बियर करता है तो वो एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो हम 5% या 10% बनाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूएशन रूल, इस रूल के मुताबिक हम जो 5% या 10% लेते हैं ये कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेंटेनेंस पे कोई खर्चा हुआ है तो उसको दोबारा से हम कहीं पे भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो पॉइंट नंबर 4 हियर विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन आवर कैलकुलेशन। सो इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ अकाउंट फॉर कर लेते हैं अपनी सैलरी की वर्किंग में। सो कन्वेंस फैसिलिटी जो 40 लाख रुपए से एट इंसेप्शन ऑफ लीज उसकी वैल्यू थी उसको 5% से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह जो फ्यूल कॉस्ट है 250 लीटर, 180 रुपये का 1 लीटर, और 12 महीने की कैलकुलेशन 30% पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये बन गया। और कार मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है इसकी कोई वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, इसका लिंक था मेडिकल फैसिलिटी के साथ। तो ये तो सारे का सारा एग्जाम फ्रॉम टैक्स ही होगा। हमने मेडिकल अलाउंस को फुली टैक्सेबल किया है और इस मेडिकल फैसिलिटी को हम टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स रखेंगे। सो एग्जाम्पशन के कॉलम में आप सेम अमाउंट मेंशन कर देंगे, जितनी ग्रॉस अमाउंट थी उस उतनी ही एग्जाम्प्ट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज एडहॉक रिलीफ अलाउंस। एडहॉक रिलीफ बेसिकली एक टेम्पररी रिलीफ को कहते हैं, और ये महंगाई अलाउंस भी इसको कहा जाता है। सो एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया है और 1 मंथ बेसिक सैलरी के बराबर। ठीक है जी। तो ये डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन मंथली नहीं है। मंथली इन्फॉर्मेशन तो ये जो ऊपर थी ये थी सिर्फ जो टेबल में दी गई थी, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि दीज आर मंथली एमोल्यूमेंट्स। जब यहाँ पे ऊपर इसका जिक्र हो रहा है तो मंथली एमोल्यूमेंट्स का वर्ड यूज हुआ हुआ है। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये मंथली हो। तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 महीने का बेसिक सैलरी के बराबर इसको एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया महंगाई से निपटने के लिए। तो अब ये जो 1 महीने की बेसिक सैलरी है जो कि 8 लाख रुपए है, इसके बराबर इसको एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिला है। सो ये 8 लाख रुपए इसकी सैलरी इनकम में ऐड होगा। कोई चीज़ अगर एग्जाम ना हो तो फिर वो टैक्सेबल होती है। टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया ही यही है कि वो एग्जाम्पशंस में मेंशन अगर नहीं है तो। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये बताया गया है कि जो मिस्टर नासिर है इसने कुछ खर्चा किया है। तो ये जो खर्चा इसने किया है, इसने मैनेजमेंट ने कहा था जी कि आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मैनेजमेंट्स की डायरेक्शन और गाइडलाइंस के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम कर रहा है ये। और इसके लिए इसका कुछ खर्चा हुआ है जो कि 20,000 है। सो अब ये जो खर्चा हुआ है तो ये इनकम तो नहीं है। सो देखना ये है कि क्या मैं इसको एक्सपेंस बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सैलरी के हेड ऑफ इनकम में एक्सपेंस अलाउड है या नहीं। सो सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस जो आपने
कोई भी खर्चा किया हो वो माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये एक्सपेंस तो हम इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा हमारी इनकम की कैलकुलेशन पे, एंड नथिंग विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सैलरी इनकम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज अबाउट विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स हमारी इनकम की कैलकुलेशन को तो इम्पैक्ट नहीं करता है। इसका हाँ अलबत्ता जो हमारी सेकंड लास्ट फिगर होती है पूरी वर्किंग में, उस वहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स 45 लाख रुपए का हम इस्तेमाल करेंगे। सो फिलहाल तो इस इंफॉर्मेशन का कोई यूजेज नहीं है इनकम की कैलकुलेशन में। अदर इंफॉर्मेशन में इन्होंने बताया जी कि साल के दौरान इसकी शादी हो गई और इसको कुछ गिफ्ट मिले हैं रिलेटिव्स की तरफ से। गिफ्ट्स में एक 10 लाख रुपए कैश है, 1 मिलियन, और इस कैश में 4 लाख रुपए पेरेंट्स से भी इसको मिले हैं। तो 4 लाख रुपए पेरेंट्स से, और इसका मतलब बाकी 6 लाख दूसरे रिलेटिव से। और एक गाड़ी भी इसको मिली है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। ये जो गाड़ी है ये इसके पेरेंट्स ने इसको गिफ्ट की है। अब देखना यह है कि टैक्स लॉ इसके बारे में क्या कहता है गिफ्ट्स के बारे में। इसके लिए हम रेफर करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा है कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिले तो उस गिफ्ट को आप क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एज डिफाइंड सेक्शन सो एंड सो, और रिलेटिव की डेफिनेशन में पेरेंट्स शामिल है। मतलब ये हुआ कि अगर रिलेटिव की तरफ से गिफ्ट मिलेगा तो वो एक्सक्लूडेड है, एक्सेप्ट गिफ्ट लिखा है ना, तो इसका मतलब वो इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। तो रिलेटिव का गिफ्ट तो एक्सक्लूडेड है, इसका मतलब 10 लाख रुपए जो यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं वो भी रिलेटिव से ही मिल रहे हैं, और जो गाड़ी मिल रही है वो भी रिलेटिव पेरेंट्स से मिल रही है, यानी कि रिलेटिव से मिल रही है। तो ये तो रिलेटिव से ही है गिफ्ट, तो इसका मतलब एग्जेम्प्ट होने चाहिए, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आना चाहिए। लेकिन साथ ही इसी सेक्शन में आगे बात ये लिखी हुई है कि अगर आपको गिफ्ट मिलता है और ये जो गिफ्ट है ये आपको रिसीव बाय द टैक्स पेयर अदर देन बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड इट इज रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल। तो अगर आपको कैश में ये मिल रहा है तो फिर ये टैक्सेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिफ्ट इसको मिले हैं ये सारे के सारे कैश में मिले हैं, तो ये पूरे का पूरा 10 लाख रुपए इस प्रोविजन ऑफ लॉ की वजह से टैक्सेबल होगा। 10 लाख रुपए का कैश गिफ्ट भी, इंक्लूडिंग ये 4 लाख जो जो कि इस 10 लाख में शामिल है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और ये जो 5 मिलियन, ये तो कैश नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई आइटम है ना। तो इसलिए 50 लाख रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा पेरेंट्स की तरफ से जो गिफ्ट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आप एक वर्किंग बना लेंगे सेपरेटली। इसमें गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स सारे का सारा इनकम बनेगा, जबकि कार जो पेरेंट्स की तरफ से मिली है वो टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ड्यूरिंग द ईयर ही हैज पेड कैश डोनेशन। डोनेशन अगेन इट्स एन पैसे जा रहे हैं आपके पास से। पैसे जब जा रहे हो तो या तो वो किसी हेड ऑफ इनकम का एक्सपेंस होता है, या फिर वो डिडक्टिबल अलाउंस होता है, या फिर टैक्स क्रेडिट होता है। इन तीन में से कोई पोजीशन उसकी बनती है। इसका तो डोनेशन का तो बहरहाल किसी इनकम से ताल्लुक नहीं होता, तो इसका एक्चुअली जो प्लेसमेंट है हमारी टैक्स कैलकुलेशन में वो बनता है टैक्स क्रेडिट्स में। टैक्स क्रेडिट्स में हमने पार्ट 10 चैप्टर 3 में पढ़ा है कि चैरिटेबल डोनेशंस का टैक्स क्रेडिट मिलता है। लेकिन ये जो टैक्स क्रेडिट है इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपने वो पैसे क्रॉस चेक की फॉर्म में देने हैं, तब आप उसका टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ आपसे गलती क्या हो रही है, टैक्स पेयर से गलती हो रही है कि वो ये डोनेशन कैश में ही दे रहा है, कैश डोनेशन। तो इसका मतलब ये कि टैक्स क्रेडिट तो क्लेम नहीं कर सकेगा, तो इसलिए इस पॉइंट नंबर सेकंड का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मेरी टैक्स कैलकुलेशन में। अच्छा जी, डोनेशन को हम मेंशन तो ज़रूर कर लेते हैं, 4,80,000 रुपये, लेकिन साथ ये भी मेंशन कर लेते हैं कि कैश डोनेशन इज़ नॉट अलाउड फॉर टैक्स क्रेडिट्स, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हमने बिल्कुल इस पॉइंट को कंसिडर करने के बाद इसको रिजेक्ट किया है। दिस इज़ एन इन्फॉर्म्ड रिजेक्शन। अच्छा जी, जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ अबाउट अ कंट्रीब्यूशन विच हैज़ बीन मेड टू अप्रूव पेंशन फंड। अप्रूव पेंशन फंड में अगर आप 47 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका भी एक टैक्स क्रेडिट है। और उसमें आपने कंट्रीब्यूशन की अमाउंट जो आपने कंट्रीब्यूट किया उसको कंपेयर करना होता है 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ।
जो इसके अलावा ये बाकी चीज़ें नीचे लिखी हैं ये सारी अब रेलिवेंट नहीं हैं 30 जून 2019 के बाद से। हाँ अलबत्ता जो प्रीवियस ईयर की टैक्सेबल इनकम है अगर वो दी हुई हो सवाल में, तो फिर उसके 30% से हम ज़रूर इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ इस सवाल में नहीं दी हुई। तो नतीजा क्या निकला जी? हमारे पास इसका टैक्स क्रेडिट बनेगा, लेकिन अभी हमारे पास टैक्सेबल इनकम तो वर्कआउट नहीं हुई, इसलिए हम सिर्फ अपनी टैक्स क्रेडिट्स की वर्किंग में इसको नोट कर लेते हैं कि 47 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम इससे ज़्यादा अभी इसकी वर्किंग नहीं बना सकते, वो जब हम टैक्सेबल इनकम बना लेंगे तो फिर हम उसकी वर्किंग भी बना लेंगे, यानी इसकी फर्दर टैक्स रेट की कैलकुलेशन भी हम बना लेंगे। ओके, सो अब सवाल की सारी इन्फॉर्मेशन जब वर्किंग्स में आ जाए तो फिर आप वर्किंग्स को एक एक करके कंक्लूड करना शुरू करें, सैलरी के वर्किंग का टोटल बना लें और जस्ट मेंशन इट इन योर मेन वर्किंग। 18 लाख 18,682,000 ये सैलरी इनकम हो गया जी। नेक्स्ट जो इनकम है दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि 1 मिलियन है। इस 1 मिलियन को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सामने लिख देंगे। डिडक्टेबल अलाउंस सवाल में कोई नहीं है, तो इसलिए हमारा टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम यही बनेगा 19,682,000। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको चाहिए होती है दैट इज़ द रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे आप टैक्सेबल इनकम का 75% बना के देखें। वैसे अपेरेंटली भी नज़र आ रहा है कि सैलरी में इतनी अमाउंट है कि वो टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये सैलरीड पर्सन ट्रीट होगा। एग्ज़ाम में आपको सैलरीड पर्सन के रेट्स दिए हुए होंगे, वो रेट आप इस्तेमाल करेंगे, स्लैब रेट्स। और जस्ट एक हुज्जत तमाम करने के लिए कि आप कहीं पता नहीं कहाँ से ले आए रेट, तो मैं वो रेट भी आपको दिखा देता हूँ। रेट ऑफ टैक्सेस, सैलरीड पर्सन के लिए जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं वो हम रेफ़र करेंगे। और यहाँ पे ये 6 स्लैब बनता है, जिसकी कैलकुलेशन ये है कि 10,95,000 प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। ठीक है जी। सो ये हमारी रेट की कैलकुलेशन हो गई। इससे जो टैक्स इम्पोज कैलकुलेट होगा दैट इज़ 5,88,3,700। अब आ जाती है टैक्स क्रेडिट्स की बारी। अब टैक्स क्रेडिट्स की वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास जो पेंशन फंड में अमाउंट थी उसको कंपेयर करना है 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से। टैक्सेबल इनकम यहाँ पे वर्कआउट अब आप कर चुके हैं। 19,682,000 इसका 20% बनाएं और यहाँ पे लिख लें। अब इन दोनों में जो कम अमाउंट होगी दैट विल बिकम आवर वैल्यू सी। इस वैल्यू सी को फिर आपने एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स हम कैसे वर्कआउट करते हैं? दैट इज ए ओवर बी। ए ओवर बी को फिर सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए ओवर बी, ए विल बी द टैक्स इम्पोज जो कि 5,88,3,700 है। ये ए की वैल्यू बन जाएगी और 19,682,000 ये बी की वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। वैल्यू सी आप ऊपर ये डिटरमिन कर चुके हैं। इससे आपकी टैक्स क्रेडिट की फिगर वर्कआउट हो जाएगी। ये जो टैक्स क्रेडिट आपने वर्कआउट कर लिया, इसको अब आप 11,76,740 इसको आप अपनी टैक्स क्रेडिट्स की जगह पे मेंशन करें और टैक्स पेबल वर्कआउट कर लें। सवाल के अंदर क्लियरली आपको बताया हुआ है कि विद होल्डिंग टैक्स कितना है। विद होल्डिंग टैक्स हैज़ बीन मेंशन इन क्वेश्चन एज 45 लाख। 45 लाख रुपए आप विद होल्डिंग टैक्स माइनस कर लेंगे एंड द लास्ट फिगर विल बी योर टैक्स डिमांड, जो कि 2,06,960 रुपये बनती है। ओके, दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द क्वेश्चन। अब हम आपके कंफ्यूजन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।